जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। तो पृष्ठ रसायन चैप्टर के आज के इस वीडियो में हम जितने भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट के यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए, लॉन्ग के यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गए, सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट समझने वाले। और आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर से आपके ज्यादातर थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पर आपके ज्यादातर देखिए रिएक्शन तो है नहीं, तो यहां पर आपको ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन तैयार करने। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाले एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है या आपको प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं आपको इसी प्रकार से चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं यहां पर आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी इस चैप्टर से आपके कितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको कितने जो है क्वेश्चन तैयार करने हैं, पहले उनको देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। दोस्तों कोहरा आप सभी जानते होंगे ना। तो देखिए कोहरा क्या होता है, इनमें से किसका उदाहरण। जैसे पहला ऑप्शन है गैस में द्रव परिक्षिप्त, है ना। दूसरा आपका है गैस परिक्षिप्त। तीसरा ऑप्शन है आपका गैस में ठोस परिक्षिप्त और चौथा आपका है द्रव में ठोस परिक्षिप्त। तो देखिए आपको स्कोर करना है, ठीक है। मैं यहां पर 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपको स्कोर करना है कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें जो है ये चैप्टर कितना तैयार है। तो देखिए कोहरा क्या होता है, तो कोहरा आपका होता है गैस में द्रव परिक्षिप्त यानी आपका गैस में द्रव परिक्षिप्त माध्यम होता है कोहरा, है ना। तो कोहरा किसका उदाहरण हो गया, तो फर्स्ट यानी आपका पहला विकल्प इसमें राइट होगा। तो गैस में द्रव परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है। तो ये आपका विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा कि निम्न में, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड है। गोंद हो गया, स्टैनिक ऑक्साइड हो गया, जिलेटिन हो गया, फोर्थ आपका स्टार्च हो गया। तो यहां पर कह रहा है कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा है, ठीक है। गोंद है या स्टैनिक ऑक्साइड है या जिलेटिन है या स्टार्च है। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही आपने नाम सुना ही होगा ना। द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनिक ऑक्साइड, है ना। तो यानी कि आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा राइट होगा, स्टैनिक ऑक्साइड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा होगा, स्टैनिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। जो कोलाइडो को मतलब कोलाइडी विलयन होता है उसको शुद्ध करने की विधि इनमें से कौन सी है। पहला आपका है पेप्टीकरण, दूसरा आपका है स्कंदन, नेक्स्ट आपका है अपोहन और अगला चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो आपको कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि होती है वो कौन सी होती है, तो अपोहन होती है ना। तो यानी कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि कौन सी है, तो यह आपकी होती है अपोहन, है ना, अपोहन विधि। तो इसलिए यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 4 है आपका आर्सेनियस सल्फाइड, ठीक है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन कौन सा है। तो यहां पर पहला है आपका NaCl का, इसके बाद है Na2SO4 का, नेक्स्ट आपका यहां पर है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का, इसके बाद यहां पर Na3PO4 का। तो देखिए यहां पर आपको पहले क्वेश्चन समझना, आर्सेनियस सल्फाइड हो गया, ठीक है। इसके कह रहा है कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में, स्कंदन का मतलब मैंने आपको बताया था स्कंदन क्या होता है ना। तो स्कंदन आपका क्या होता है, इसमें आपके जैसे कोई धनायन कोलाइडी विलयन है और इसमें मतलब हम लोग नेगेटिव यानी कि उसके अपोजिट कोलाइडी विलयन मिला देते हैं, जिसका आवेश मतलब आवेश उसमें देखना क्या है, अपोजिट होना चाहिए। अगर हम लोग उसमें धनायन लिए हैं तो उसमें हमें नेगेटिव मिलाना है, ठीक है, ऋणायन मिला देना। तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार से वो उसको उदासीन कर देता है और एक अवक्षेप बन जाता है जो ही आपका स्कंदन कहलाता है। तो यहां पर आपको यही देखना है। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ये आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पर 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्पल ऑफ कॉन्शियस है। पर्पल ऑफ कॉन्शियस यहां पर आप लोग इसमें इस प्रकार से लगा लीजिए। तो पर्पल ऑफ कॉन्शियस है, इनमें से कौन सा है। पहला आपका है AS2S3 साल, नेक्स्ट आपका यहां पर है AU का साल, ठीक है। इसके बाद आपका सल्फर साल और चौथा आपका FeOH3 का होल ऑफ 3 का साल, है ना। तो यहां पर आपको क्या बताना है कि पर्पल ऑफ कॉन्शियस कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा AU साल, है ना।
तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, एयू साल, ठीक है, इसे बोलते हैं पर्पल ऑफ कॉन्शियस, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए प्रश्न संख्या 6, झाग या फेन। आप सभी जानते हैं झाग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जैसे आप लोग जो है कपड़े धुलते हैं या आप जो है किसी भी प्रकार के साबुन को देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है ना, तो वही क्या होता है, झाग या उसे बोलते हैं फेन, है ना। तो यहां पर है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, गैस में द्रव या द्रव में गैस या द्रव में गैस, देखिए यहां पर डबल हो गया ना, तो द्रव में गैस या गैस में ठोस। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द्रव में गैस। तो यहां पर आपका द्रव में गैस डबल है, तो आप इसको जो है एक कर लीजिए, एक आपका ऑप्शन में आएगा। इसके बाद यहां पर आपका ठोस में द्रव भी आ सकता है, जैसे यहां पर आपका एक ऑप्शन कर देगा ठोस में द्रव या ठोस में गैस आपका है ही, तो इस प्रकार से रहेगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक आपका राइट होगा द्रव में गैस, है ना। तो द्रव में गैस जो है इस प्रकार का कोलाइड विलयन होता है, झाग या फेन जिसे बोलते हैं ना। तो ये आपके दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके इस चैप्टर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चनों की, तो चलिए उनको भी देखते हैं यहां पर, तो अच्छे तरीके से आपको समझना पहले, ठीक है। तो चलिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से, पृष्ठ रसायन से। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो देखिए किसी द्रव स्नेही, देखिए द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को आपको पढ़ लेना है। द्रव स्नेही मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो है आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं इसके कण, और द्रव विरोधी की बात करें वो क्या होता है, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि स्वर्ण संख्या है क्या ना। तो देखिए किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार जो गोल्ड साल के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml को डालने पर साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, उसे बोलते हैं स्वर्ण संख्या। और रच्छी साल की शक्ति को व्यक्त करने का एक प्रतीक होता है स्वर्ण संख्या ना। तो देखिए स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी जो है साल की स्कंदन शक्ति जो है उतनी ही कम होती है। मतलब यहां पर दोस्तों जो स्वर्ण संख्या है वह स्कंदन शक्ति के जस्ट उल्टा यानी अपोजिट होता है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर स्वर्ण संख्या अधिक होगी तो क्या होता है, स्कंदन शक्ति कम हो जाती है, और अगर स्कंदन शक्ति ज्यादा हो गई तो क्या होता है, स्वर्ण संख्या कम हो जाती है। मतलब एक दूसरे के क्या है, उल्टा अपोजिट है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया इसका क्या, स्वर्ण संख्या की परिभाषा। तो उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पेप्टीकरण को समझाइए। इसको आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा ना, तो अगर हो सके तो आप इसका एग्जांपल तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर परिभाषाएं तैयार करना है ना, इससे आपका यहाँ पर थ्योरी ज्यादा पूछी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्टीकरण को आपको समझाना। पेप्टीकरण होता क्या है, तो देखिए पेप्टीकरण क्या समझिए, मैंने बताया कि पेप्टीकरण की एक विधि, पेप्टीकरण विधि जो है स्कंदन के विपरीत है। अब देखिए स्कंदन यार कई बार आ रहा, तो इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया स्कंदन आपको क्या बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक, जैसे ये क्या हो गया, पात्र हो गया, है ना, पात्र हो गया, और इस पात्र में यहां पर क्या है, कोई कोलाइडी विलयन है, ठीक है, इसमें कोई एक कोलाइडी विलयन है। अब इस कोलाइडी विलयन में हम मान लेते हैं कि जो इसके कण है वह कैसे हैं, तो या तो आप मान लीजिए कि धनायन है या तो आप मान लीजिए ऋणायन है। तो हम मान लेते हैं कि धनायन कोलाइडी कण है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको इसके अपोजिट कोलाइडी कण मिला देना है। जैसे धनायन है तो यहां पर ऋणायन, ठीक है, नेगेटिव मिला दीजिए। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो धनायन ऋणायन एक प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे को क्या होते हैं, ये उदासीन कर देंगे, या आपका कहे तो एक अवच्छेद बना देंगे, जो मतलब यहां पर क्या होगा, एक अवच्छेद के रूप में दिखाई देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से पात्र में। तो क्या होगा, ये आपका स्कंदन हो जाता है ना। तो यहां पर ये अपना अस्तित्व तो खो देते हैं और यहां पर एक जो है अवच्छेद यानी पात्र के रूप में बना देते हैं। तो ऐसा होता है स्कंदन। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहां पर आपका जैसे हमने क्या किया था, धनायन लिया था, और अगर हम इसमें ऋणायन ले लें, ठीक है, इसमें क्या करें, हम ऋणायन ले लें और इसमें हम मिला क्या दें, तो हम इसमें धनायन मिला दें, तो भी यही प्रक्रिया होती है। तो मतलब यहां पर क्या होता है, जो है स्कंदन यही होता है, ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पर पेप्टीकरण की विधि क्या होती है, तो स्कंदन की विपरीत होती है, और इसमें ताजे बने हुए अवच्छेद को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ हिलाने पर या उसे क्या करें, मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है।
मतलब दोस्तों हमने इसमें इसके अंदर में क्या देखा था, हमने इसके अंदर में देखा था कि ये क्या हो रहा था, कोलाइडी जो विलयन था वह अवक्षेप बन जाता है, ठीक है, कोलाइडी विलयन नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है पेप्टीकरण में, तो इसमें क्या हो रहा है कि ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ मिलाने पर कोलाइडी विलयन ही बन जा रहा है। तो हुआ ना विपरीत, मतलब कि हमने इसके अंदर में देखा तो कोलाइडी विलयन नष्ट हो रहा है और इसमें जो है कोलाइडी विलयन बन रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो क्या है तीसरा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। सबसे पहले यार क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है तो समझिए, क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3। क्या होता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है ये समझिए। देखिएगा, क्लोरोफॉर्म प्रकाश एवं वायु से ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे फास्जीन गैस बनाता है। यानी जो आपका क्लोरोफॉर्म है यह अगर रंगीन बोतलों में न रखा जाए या इसको बंद जगह पर न रखा जाए तो ये क्या होता है, जल्द ही वायु से या प्रकाश से ऑक्सीकृत हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है। और जब ये रिएक्शन करता है तो फास्जीन गैस बनाता है। और फास्जीन गैस क्या होती है, एक प्रकार से बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस होती है। इसलिए इसको मतलब कि क्या किया जाता है, रंगीन और बंद बोतलों में रख दिया जाता है। इसमें कुछ मात्रा में क्या करते हैं, 1% लगभग क्या करते हैं C2H5OH, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। तो इसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एथिल अल्कोहल मिलाकर इसमें रखेंगे तो क्या होता है, ये आपका एक जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है वह आपका अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, मतलब अभिक्रिया को जो उसकी गति को धीमा कर देता है। तो ये आपका जो एथिल अल्कोहल है इसमें अगर मिला दिया जाता है तो ये क्या होता है, इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का ये कार्य करने लगता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो अभिक्रिया है प्रकाश से और वायु से वह धीमी पड़ जाती है और ये फास्जीन गैस नहीं बना पाता। इसलिए इसे मिलाया जाता है ताकि यह ऑक्सीजन या प्रकाश की अभिक्रिया ना करे। तो यहां पर देखिए C2H5OH जो है यह एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, तो आपने समझ लिया होगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया था तो इसको आपको पढ़ लेना अपने से, मैंने आपको बताया भी है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रच्छी कोलाइड क्या है समझाइए, ठीक है, रच्छी कोलाइड क्या है इसको आपको बताना है कि क्या है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। कहा गया कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, ठीक है, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट, ठीक है, वैद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर, वैद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर क्या होता है, पहले द्रव विरोधी कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है। यानी कि देखिए जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने से पहले उसमें क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है। तो क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों जो रच्छी कोलाइड है वह स्कंदन को रोकने के लिए उपयोग में आया, ठीक है, पहली बात तो ये समझा आपने। इसमें क्या होता है, स्थायित्व जब बढ़ता है तो स्कंदन क्या होता है, रुक जाता है। और फिर है कि यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है, यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रक्रिया जो है ये जो भी हमने यहाँ पर अभी प्रोसेस किया ये क्या है, रक्षण कहलाती है। अब इसके बाद है कि इस प्रकार प्राप्त कोलाइडी विलयन रच्छी कोलाइड कहलाएगा। मतलब दोस्तों एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए कि जब किसी द्रव विरोधी, ठीक है, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही आपको पढ़ना है। तो जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा को डाल दिया जाए उसमें, तो क्या होता है, जो द्रव विरोधी कोलाइडी है उसका स्कंदन रुक जाता है और उसका अस्थायित्व तो बढ़ जाता है। तो अर्थात ये क्या होता है, प्रक्रिया जो कहलाती है रक्षण। और इसी प्रकार प्राप्त जो कोलाइडी विलयन होता है उसको रच्छी कोलाइड कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेरित उत्प्रेरक को उदाहरण देकर समझाइए। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा कि जब कोई क्रियाशील पदार्थ किसी अक्रियशील पदार्थ के साथ, मतलब कोई क्रियाशील, मतलब क्या होता है क्रियाशील का हम बात करें तो क्रियाशील मतलब कि एक प्रकार से जो जल्द ही रिएक्शन कर लेता हो। जैसे यहां पर हम बात करें कि कोई, मतलब जिस रिएक्टेंट आप जानते हैं, अभिकारक जानते हैं, अभिकारक क्या होता है, प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो अगर दोस्तों हम ऐसे अभिकारक को लें जो कि बहुत ही जल्द अभिक्रिया करके उत्पाद बना दे तो उसे बोले
बोलेंगे क्रियाशील, है ना। और अगर हम बात करें कि किसी अक्रियाशील पदार्थ मतलब कि कोई पदार्थ ऐसा जो कि जल्द ही रिएक्शन ना करे या रिएक्शन ना ही करता हो, उसे बोलेंगे अक्रियाशील पदार्थ, ठीक है। तो यहां पर यही है। तो देखिए जब कोई क्रियाशील पदार्थ किसी अक्रियाशील पदार्थ के साथ समान रूप से क्रिया है तो प्रेरित करके उसको क्रियाशील बना देता है, तो वह क्रियाशील पदार्थ प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है और उस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हम बात करें यहां पर कोई दो फ्रेंड्स है ना, यहां पर आप मान लीजिए ए एक आपका फ्रेंड्स है, एक ए और उसका मान लीजिए कोई बी दूसरा फ्रेंड है ना, दो आपके क्या है दोस्त हैं, ठीक है। अब इसमें आपके नहीं, यहां पर समझ लीजिए दोनों ये आपस में दोस्त है, ठीक है। अब ये दोनों दोस्त हो गए, तो इसमें अगर हम एक को मान ले कि एक क्या है, ये क्रियाशील है, ठीक है। क्या है, ये आपका क्रियाशील है, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर हम मान ले ये क्या है, अक्रिय है, यानी कि ये क्रियाशील नहीं है, तो क्या करें, जो आपका क्रियाशील दोस्त है, ठीक है, ये मतलब कि ये पढ़ने में सही है और ये आपका नहीं पढ़ने वाला, ये मानकर चलिए। तो पढ़ने वाला दोस्त अगर ना पढ़ने वाले दोस्त को भी एक प्रकार से पढ़ने के लिए उत्प्रेरित कर दे तो यही प्रक्रिया कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। आपने समझा। तो मतलब यहां पर क्रियाशील जो है ये आपको पढ़ने वाला दोस्त जो है अक्रियशील यानी कि ना पढ़ने वाले दोस्त को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहां पर यही आपका एग्जांपल है, आप इतना समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक कई बार आया तो इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा ही होता क्या है ना। तो देखिए जब कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है या उसकी मतलब गति को रोक देता है तो यह घटना कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरक। और इसके बाद है कि यहाँ पर तथा यह उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, यानी कि आपका जो है एक प्रकार से क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को घटाया देता है, मतलब यह घटाता है, अभिक्रिया को रोकता है, ये सारी चीजें होती हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक में, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका एक 8वां काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यह आपका होता है ब्राउनी गति एवं टिंडल प्रभाव क्या है, इसको आपको अपने से पढ़ना है। इसके अलावा हार्डी-सुलजे का नियम, इस पर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखे तो आप उनको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से। इसके बाद आपका आता है स्कंदन एवं अपवहन को समझाइए। तो स्कंदन क्या है, अपवहन क्या है और हार्डी-सुलजे का नियम क्या है और ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव, इन मतलब जितने 3 क्वेश्चन में बताया, लेकिन यहाँ पर आपके टॉपिक कई सारे हैं तो इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर से आपके देखिए रिएक्शन ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये आपका चैप्टर इतने में समाप्त होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।